तो अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, समझना यहाँ। चलो आज जो है क्लास न्यू स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारा सबका क्या है बताओ तो? बायोलॉजी। याद रखना क्या है, बायोलॉजी आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। तो समझते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, यानी चैप्टर नेम। ठीक है, तो बताओ तो सबसे पहला चैप्टर कौन है? जैव प्रक्रम। कौन है बताओ तो? जैव प्रक्रम। याद रखना, तुम सबको आज न्यू बुक पढ़ाना स्टार्ट किए हैं जिसका नाम क्या है बताओ तो? बायोलॉजी है। और बायोलॉजी के हर चैप्टर का नाम पहले जान लेते हैं कि क्लास 10th में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो समझते हैं कि सबसे पहला नंबर अगर क्लास 10th में बायोलॉजी में पढ़ना है तो उस चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? जैव प्रक्रम। याद रखना क्या है बताओ तो? जैव प्रक्रम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाइफ प्रोसेस। याद रखना, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। अब यही जैव प्रक्रम है, इस लाइफ को प्रोसेस में ले जाने के लिए इसमें 4 गो प्रक्रम को अपनाना पड़ता है। ठीक ना, यानी इस चैप्टर में, जैव प्रक्रम चैप्टर में 4 चैप्टर को पढ़ना है, यानी 4 पॉइंट को पढ़ना है। चारों पॉइंट अगर हम पढ़ लेंगे बढ़िया से, तब जाके मेरा जैव प्रक्रम क्या होगा? ख़त्म होगा। समझ में आया? तो चलो, सबसे पहला नंबर चैप्टर क्या पढ़ना है जैव प्रक्रम में बताओ तो? पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? श्वसन। ठीक है, अब ये श्वसन हम पढ़ लेंगे तो हमको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो? रेस्पायरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेस्पायरेशन। अब थर्ड नंबर चैप्टर का नाम क्या है? परिवहन। थर्ड नंबर चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? परिवहन। अब इस परिवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके बाद चौथा चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। ठीक है, याद रखना। इस तरह से तुमको कितना चैप्टर पढ़ना है बताओ तो? 4 गो चैप्टर पढ़ना है। अगर 4 गो चैप्टर ये पढ़ रहा है तब जाके एक चैप्टर खत्म होगा जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, एनसीईआरटी में सीधे जैव प्रक्रम लिख दिया है। और इसको अगला है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें तुमको अगर साइड बुक कोई पकड़ेगा, जैसे आलोक हो गया, भारती वन हो गया, तो उसमें अलग अलग चैप्टर का नाम दिया गया है, यानी 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5, 6, 7 ऐसे करके दिया हुआ है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के बढ़िया से उसके अंदर का जो भी बात है वो नॉलेज लेना है। तो हमको सबसे पहला नंबर अगर पढ़ना है जैव प्रक्रम, उसमें कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है। एक 4 चैप्टर अगर हम पढ़ लेंगे बढ़िया से तब जाके मेरा क्लियर होगा। बताओ तो पहला चैप्टर का नाम कितना क्या है? जैव प्रक्रम। अब उसमें पहला पॉइंट क्या पढ़ना होता है? पोषण के बारे में। पोषण चैप्टर पूरा बढ़िया से चलेगा। जब पोषण को बढ़िया से पढ़ लेंगे तब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने चलेंगे जिसका नाम क्या है? श्वसन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? परिवहन। क्या है तीसरा चैप्टर का नाम? परिवहन। और चौथा चैप्टर का नाम? उत्सर्जन। समझ में आ गया? अब ये 4 गो चैप्टर पढ़ोगे तो जाकर एक चैप्टर खत्म होगा जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। समझ में आ गया? अब चलो, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? नियंत्रण एवं समन्वय। याद रखना, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। याद रखना कि क्लास 10th के बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी दूसरे बुक में अलग अलग दिया है लेकिन सब यही रहेगा, यही चैप्टर होगा। ठीक है, तो तुमको बढ़िया से एक एक करके हमको पढ़ना है और बढ़िया से एक एक करके तुम सब पढ़ना। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, तीसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है इंग्लिश में बताओ तो? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये हमको पढ़ना है, यानी तीसरा नंबर चैप्टर में, कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, अब 5वां नंबर चैप्टर है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। बताओ तो चौथा नंबर चैप्टर क्या है? आनुवांशिकता तथा जैव विकास। अब इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना, यह चौथा चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो? हेरेडिटी
एंड एवोल्यूशन यानी आनुवांशिकता तथा जैव विकास, ये चौथा नंबर चैप्टर है। अब है 5वां नंबर और इस बायोलॉजी का यानी क्लास 10th का सबसे लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, जो सबसे इजी चैप्टर होता है और ये तुम पहले से भी इसके बारे में कुछ पढ़ते ही आ रहे हो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आवर इन्वायरमेंट। तो समझ में आ गया? तो इस तरह से बताओ, तो बायोलॉजी में जो तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो, तो पहले तो हमको ये जान लेना है कि इसकी विषय सूची क्या है, कि इसमें अंदर में क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा, यानी विषय सूची। तो बताओ विषय सूची में क्या तुमको समझ में आया कि हमको कितना चैप्टर पढ़ना है? बताओ तो हमको कुल मिलाकर 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? कितना चैप्टर बताओ तो? 5 चैप्टर। तो 5 चैप्टर का नाम बोलो तो क्या क्या है? जैव प्रक्रम है। अब उस जैव प्रक्रम में कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है। इसको पढ़ लोगे तो जाकर एक जैव प्रक्रम खत्म होगा। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है? चौथा चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकता तथा जैव विकास। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। तो इस तरह से तुम्हारा ये बायोलॉजी का विषय सूची है। समझ में आ गया? अब इसके बाद पूरा पढ़ लेने के बाद लास्ट में क्या है बताओ तो? बुक में लिखा हुआ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल, ठीक है? तो याद रखना लास्ट में तुम सबको क्या समझाएंगे? प्रैक्टिकल, जो तुम सबको परीक्षा भी होता है 20 नंबर का होता है, ठीक है? तो उसमें तुमको बनाना है, वो भी हम समझा देंगे कैसे कैसे बनाना होता है। उससे तुमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव भी बनता है, उससे नॉलेज होगा तुम सबको बढ़िया से, एकदम एक एक प्रैक्टिकली करेगा तो तुम सबको काफ़ी नॉलेज होगा। तो बताओ इतना समझ में आ गया? तो कितना चैप्टर पढ़ना है हमको? 5 चैप्टर पढ़ना है। यही 5 गो चैप्टर को अब हम पढ़ाएंगे। तो चलो अब हम समझते हैं पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम को मैं पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले क्या समझते हैं? इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो चलो अब हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज से आप लोग बायोलॉजी क्लास 10th का पढ़ेंगे। आज से न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी, तो आप लोग बायोलॉजी पढ़िएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी को। क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो चलिए लाइफ प्रोसेस को बढ़िया से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या होता है, इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्शन देखना पड़ता है। तो चलिए इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए परिचय यानी इंट्रोडक्शन क्या है समझिएगा, कि जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसको इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों बायोस तथा लोगोस यानी लोजिया से हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि बायोलॉजी शब्द के जो उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से हुआ है? तो ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से? तो 2 शब्दों से हुआ है। कहेंगे कि वो 2 शब्द कौन सा है? तो कहिएगा बायोस तथा लोगोस, जिसको हिंदी में कहते हैं लोजिया। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लोजिया। तो बायोस और लोजिया से मिलकर बना है। याद रहेगा कि बताइए तो बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो याद रखिएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस तथा लोगोस यानी लोजिया, इससे मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान में आ गया कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगोस, जिसको लोजिया कहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी 2 शब्दों से मिला है, बायोस और लोगोस यानी कि लोजिया। अब कहेंगे कि बायोस का क्या अर्थ होता है? बायोस का क्या मीनिंग होता है? क्या अर्थ होता है बायोस का? तब बायोस का अर्थ होता है लाइफ। क्या होगा? लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। और लोगोस यानी लोजिया, इसका क्या अर्थ होता है?
तो इसका अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीवों का अध्ययन। यानी बायोस का क्या अर्थ होता है, जीवन, और लोगोस का क्या अर्थ होता है, स्टडी। यानी जीवों का जो स्टडी करेगा, जीवों का जो अध्ययन करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। अर्थात जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। बताइए, जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाता है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बताइए इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि अपने जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। अब थोड़ा सा परिभाषाओं को समझते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। थोड़ा डीपली समझते हैं, डीपली नॉलेज लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बताइए, वो जीव विज्ञान समझ में आ गया। तो जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें समस्त जीव जंतुओं के बारे में, जितना भी इस पृथ्वी पर जीव जंतुएं हैं, सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया है, किसने किया है। तो चलिए समझते हैं कि आधुनिक युग में बायोलॉजी यानी कि जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, मॉडर्न युग में बायोलॉजी शब्द का पहला जो प्रयोग किया था, तो पहला प्रयोग किसने किया था, तो वो फ्रांस के वैज्ञानिक है। अपना इंडिया की वैज्ञानिक नहीं है, वो कहाँ की वैज्ञानिक है, फ्रांस की वैज्ञानिक है, जिसका नाम है लैमार्क। क्या नाम है, लैमार्क। याद रहेगा। बताइए, जो कब किया था पहला शब्द का प्रयोग, यानी पहले बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो कब किया था, तो 1801 ईस्वी में किया था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो उस साइंटिस्ट का नाम है लैमार्क। कहाँ का साइंटिस्ट था, तो फ्रांस का। ठीक है। फिर समझिए, लेकिन बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग, यानी अब बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा में, क्योंकि सबका अलग भाषा है, ग्रीक भाषा होता है, लैटिन भाषा होता है, तो उसी तरह से बायोलॉजी शब्द के लैटिन भाषा में अगर पूछा जाए, कोई आपसे कोई इंट्रोडक्शन में पूछ दे कि बताइए बायोलॉजी को लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था, तो वो था कार्ल लिनियर। कौन था वो, कार्ल लिनियर। तो कब किया था, तो 1736 ईस्वी में। कब किया था, तो 1736 ईस्वी में कार्ल लिनियर ने किया था। तब बताइए, ये लैटिन भाषा के शब्द के प्रयोग में, किस भाषा के शब्द के प्रयोग में, तो लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1736 ईस्वी में कार्ल लिनियर। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का अगर प्रयोग करने वाला है तो वो कौन है, तो फ्रांस का वैज्ञानिक है लैमार्क, जो 1801 ईस्वी में किया था। क्लियर। अब चलिए समझते हैं। अब तो आप बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी समझने वाले हैं, तो चलिए जीव विज्ञान को समझते हैं। तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है, देखिए। तो इसका कितने भागों में, हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप समझिए कि जीव विज्ञान को हम वनस्पति विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में यानी जंतु विज्ञान में, कि थर्ड नंबर क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को, यानी जीव विज्ञान को हमने कितने भागों में यहाँ वर्गीकृत किया है, 3 भागों में। क्योंकि ये आगे चलकर और भागों में विभक्त होगा। तो आप अभी नॉर्मल क्लास 10th के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो लगभग आपको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। बताइए, तो फर्स्ट नाम क्या है, वनस्पति विज्ञान। सेकेंड नाम क्या है, प्राणी या जंतु विज्ञान। थर्ड नाम क्या है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या है थर्ड नंबर, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो चलिए फर्स्ट नंबर समझते हैं कि वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए तो, बॉटनी। प्राणी या जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी। और सूक्ष्म जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी। क्या समझ में आ गया।
बताइए तो बायोलॉजी के कितने भागों में क्लास 10th के अनुसार, यानी क्लास 10th का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, फिर आगे 11th 12th का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, तो उस समय फिर अलग अलग होता है। तो नॉर्मली हम बायोलॉजी के ये 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। पहला का नाम वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, दूसरा का नाम है प्राणी या जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं, और तीसरा का नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं कि बताइए, समझ में आ गया इतना। अब आगे है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, ठीक है। देखिए ये तीनों का जनक कौन है, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान कहे तो चाहे जंतु विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान में तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, उसमें से जंतु विज्ञान भी तो पढ़ना है ना, तो वो जंतु विज्ञान को भी, और उसी को हम कहते हैं प्राणी विज्ञान। तो ये जो तीनों का जनक कौन है, तो तीनों का जनक अरस्तु है। तीनों का जनक क्या है, अरस्तु है। बताइए जीव विज्ञान का ही से ना भाग है, तुरंत पढ़े है ना कि जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, प्राणी या जंतु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो उसी तरह से जीव विज्ञान का एक भाग है जंतु विज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान। ये तीनों जो दिख रहा है ये सब का जनक कौन है, फादर कौन है, इसका जनक अरस्तु है, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। तो याद रहेगा, पूछा जाएगा जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक कौन है, तो कहिएगा अरस्तु है, ठीक है। पूछा जाएगा जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो कहिएगा अरस्तु है, यानी एरिस्टोटल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आप वनस्पति विज्ञान भी देखे थे, तो चलिए इसका भी फादर को समझ लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। कौन है वनस्पति विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस। याद रखिए वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, थियोफ्रेस्टस। अब है एक यहाँ था ना सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो चलिए अब इसका जनक कौन है, तो समझते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बताइए क्या है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो यही है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। तो क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ 3 भाग में बांटे हैं, तीनों भाग के जनक भी बता दिए कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। प्राणी या जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो एरिस्टोटल है, यानी अरस्तु है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। अब कहा जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो वो भी अरस्तु ही है, यानी एरिस्टोटल है। तो क्या इतना आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट बातों को समझते हैं। चलो समझो अब नेक्स्ट क्या है, टॉपिक शुरू है। बताइए कोशिका क्या है, बताइए तो। कोशिका का टॉपिक शुरू हो गया है। अब समझना कोशिका के बारे में, ये 9th का थोड़ा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा समझ लो कि 9th का ही ये टॉपिक है। कि बताइए कोशिका जो टॉपिक शुरू है कि कोशिका की खोज किसने किया था, बताओ तो। बताओ कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखना कि कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है। और कब किया था बताओ तो, 1665 ईस्वी में किया था। और बताओ तो कैसा खोजा था कोशिका, तो वो मृत कोशिका को खोजा था। याद रहेगा कि बताओ तो कोशिका की खोज करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक है। कब खोजा था, 1665 ईस्वी में खोजा था, ठीक है। और कैसा कोशिका खोजा था, यानी जीवित कोशिका था या मृत कोशिका, तो वो मृत कोशिका खोजा था। क्लियर। अब है तो जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन है, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाला नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। याद रहेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, तो बताओ तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। याद रहेगा ना। अब बताओ समझ में आया कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है, तो कोशिका के बारे में सबसे पहले समझाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो किसने किया बताओ तो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। याद रहेगा। और कैसा कोशिका खोजा था वो, तो मृत कोशिका खोजा था। तो जीवित कोशिका की खोज किस करने वाला कौन साइंटिस्ट है, तो जीवित कोशिका को खोज करने वाला एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, ठीक। अब चलो कोशिका के बारे में समझते हैं, कोशिका क्या है, इसकी परिभाषा को समझते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या है, तो सभी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी कि कोशिका से ही शरीर की रचना होती है, उसके बाद उसका वर्क होता है। ये सब इकाई को ही क्या कहते हैं,
यानी कोशिका क्या है, तो सभी जीवों की रचनात्मक, ठीक, एवं क्या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका ही कहते हैं। तो इसे तो 10th में ये चीज़ पढ़ने आए हो तो इसे तो 9th में पढ़ लेना था कि कोशिका क्या है, समझ में आया ना। तो कोशिका क्या है बताओ तो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। याद हो गया, बोलो तो कोशिका क्या है, बोलो कोशिका क्या है, सब बोलो। जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बताओ कोशिका क्या है, सभी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया। अब समझना कि कोशिका का एक बिजली घर है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक ना, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में कहते हैं रे। आए बताओ तो कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो बताओ तो कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर, यानी सारा कोशिका का कंट्रोल जहाँ से होता है, ये कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा, कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर क्या है, तो बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा। अब है कि सजीव की जीवित इकाई क्या होती है, तो कोशिका। सही बात है, सजीव के जो भी जीवित इकाई है वो सब क्या है, सजीव के जितना भी जीवित इकाई है वो सब क्या है बताओ तो कोशिका। याद रहेगा। बताओ तो कोशिका का पावर हाउस क्या है, पावर हाउस कौन है बताओ तो शरीर में रहने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। सजीव की जीवित इकाई क्या होता है बताओ तो सजीव की जीवित इकाई क्या है, यानी कोई भी सजीव है उसका जीवित इकाई को क्या कहते हैं, तो एक कोशिका का परिभाषा तुम बना भी सकते हो। कोशिका क्या है, तो सजीव की जीवित इकाई ही क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। याद रहेगा। और नहीं तो ये भी बोल सकते हो, ये तो तुम सबको बुक में मिलेगा देखने को, कि सभी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब समझो कोशिका से क्या होता है। अब सारा कोशिका का एक समूह जब बनेगा तो उससे क्या बनेगा तैयार होके, उत्तक। याद रहेगा कि सारा कोशिका एक समूह में जब रहेगा तो कोशिका के समूह से क्या बन जाता है बताओ तो उत्तक, और वही उत्तक फिर समूह में आएगा, यानी सभी उत्तक के समूह से क्या बनेगा, तो अंग बनेगा। याद रहेगा कि उत्तकों के समूह से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अब अंगों के समूह से क्या बनेंगे, अंग तंत्र बनते हैं। याद रहेगा कि अंगों के समूह से क्या बनेंगे, अंग तंत्र बनते हैं। अब बताओ, अब वही अंग तंत्र यानी विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र अगर मिलेगा, तो विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलेगा तो किसका निर्माण होने लगेगा, जीव का निर्माण होगा। तब बताइए प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले एक छोटा सा कोशिका होता है। अब सब कोशिका के समूह जब एक जगह होता है, सब कोशिका के समूह बनता है, तो किसका निर्माण होता है। अब फिर उत्तक का जब समूह होता है, सबका निर्माण होता है, सब समूह एक जगह हो जाता है, यानी उत्तकों के जब समूह बन जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है। अब फिर सब अंगों के समूह बन जाता है तो उससे किसका निर्माण हो जाता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर, अब ये सारा अंग तंत्र हमारे शरीर के बॉडी से मिलकर किसका निर्माण करता है, तो जीव का निर्माण करता है। तब आया समझ में कि एक जीव का निर्माण होने का प्रोसेस क्या है, समझ में आ गया। तो बताओ तो एक जीव के निर्माण होने का क्या प्रोसेस है, कि पहले कोशिका के समूह होता है तो उससे उत्तक बनता है। अब वह उत्तक के समूह से क्या बन जाता है, अंग बन जाता है। जो ये सब तुम सब अंग देख रहे हो ना, नाक कान ये सब जो देख रहे हो, गला और इसके बाद ये हाथ, ये सब अंग है ना, ये अंग बनता है। अब वही अंग से के समूह से क्या होने लगते हैं, अंग तंत्र। अब सिस्टम सबका अलग अलग होने लगता है। अब वही अंग तंत्र से मिलकर एक पूर्ण बॉडी, एक शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। एक जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गया। इसी को देखो हम शॉर्ट में लिखे कि कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, और उत्तक से क्या बनता है, अंग, और अंग से क्या बनता है, और अंग तंत्र। मतलब वही जैसे कि कुछ हम पूछेंगे अंग तंत्र का नाम बताओ, तो कहना जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये तो अंगे तंत्र न है। अब तुमको समझ में ये आना चाहिए कि सर अंग तंत्र क्या है, तो बताइए। तो अंग तंत्र में कौन कौन है, जैसे पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं वो क्या है, अंगे तंत्र है। श्वसन तंत्र क्या है, रिस्पायरेशन सिस्टम जो होता है वो क्या है, श्वसन तंत्र है। परिवहन तंत्र क्या है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक जगह से है, फिर उसी तरह क्या है, उत्सर्जन, जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ सब शरीर से निकलता है तो एक तंत्र से ना निकलता है, तो वो सब उत्सर्जन तंत्र है। फिर हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, इसके लिए तो एक चैप्टर बना हुआ है, नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें तुम पढ़ोगे बढ़िया से।
ये सब तंत्र का जब निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है तो हमारा जीव यानी जीव का क्या हो जाता है, तो एक जीव का निर्माण होता है। ध्यान में रहेगा। तो बताओ, जब परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब सारा अंग तंत्र बन जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो एक जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तब बात समझ में आया, एक जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। तो बताओ, इतना क्लियर समझ में आया। तो ये कोशिका के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम तुमको दिए, आया समझ में। कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, कोई बात है इसमें जो तुमको समझ में नहीं आया, सब समझ में आ गया। अब हम पूछ रहे हैं, बताओ कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, कब किया, कैसा कोशिका खोजा, चलो बढ़िया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, हाँ, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सब गोटा बोलना बढ़िया से, ठीक है, सिर्फ चुपचाप रहने से काम नहीं होगा। कोशिका क्या है बताओ, सभी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका। हाँ, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बताओ, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर क्या है, बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सजीव की जीवित इकाई क्या कहलाती है, यानी याद रखना, सजीव की जीवित इकाई क्या है, कोशिका है। बताओ, अब वही कोशिका जो है, यही कोशिका के समूह से क्या बनता है, उत्तक। अब यही उत्तक के समूह से क्या बनेगा, अंग, और यही अंगों के समूह से क्या बनेगा, अंग तंत्र, और यही विभिन्न अंग तंत्र से मिलकर किसका निर्माण होगा, जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। वही को हम यहाँ पर एक डायग्राम में तुमको दिखा दिए कि यही कोशिका से क्या बना, उत्तक, और उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र। और अंग तंत्र मान के चलो, न समझ में आएगा कि अंग तंत्र कौन है तो क्या कहना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यही सब क्या है, अंग तंत्र है। और यही अंग तंत्र मिलकर एक क्या बन जाता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है समझना कि कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखिए। देखिए, आपको ये एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्या किया है, आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कि कोशिका के 4 कोशिकांग, यानी वो कोशिका के 4 कोशिकांग का क्या करना है, नाम बताना है, वो 4 कोशिकांग। ठीक है, हम तुमको 6 कोशिकांग का नाम दे रहे हैं, जिसमें से तुमको एग्जाम में कितना लिखना है, 4 करके पूछा है। हम 6 को दिए हैं, जो तुमको अच्छा लग रहा है इसमें से, जो तुमको समझ में आ रहा है कि हम इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, वो चीज़ तुम उसको लिख देना। तब बताओ, समझ में आया। तब बताओ, पहला नंबर कोशिका के 4 कोशिकांग, तो एक लाइन तुम यहाँ लिख लेना, तुमको बढ़िया रहेगा कि कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित है। एक लाइन बढ़ गया। क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए सबसे अच्छा ये लाइनिंग है, सबसे अच्छा लाइनिंग इसे लगता है कि चलिए बहुत अच्छा है कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम निम्नलिखित है। तब बताइए, पहला का नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, याद रखिएगा। पहला का नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। और दूसरा का नाम क्या है, कोशिका द्रव्य। और तीसरा का नाम क्या है, लाइसोसोम। लाइबोसोम नहीं है, क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, एगो होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, और एक होता है राइबोसोम। ठीक है, और एक क्या होता है, राइबोसोम। एक क्या है बताओ तो, राइबोसोम। तो याद रहेगा। बताओ तो, पहला नंबर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा नंबर क्या है, कोशिका द्रव्य। एक क्या है, लाइसोसोम। तीसरा और चौथा क्या है, राइबोसोम। और पांचवा क्या है, लवक। और छठा क्या है, अब 6 को बताए हैं, इसमें से कितने लिखने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, 4 ही बोल रहा है। तो जिसमें से 4 को कोई लिख दो, हो जाएगा। तो बताओ तो, 4 को अपना से मुजवानी को 4 को बोलो तो, बिना देखे। हाँ, जे मन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव। ऐसे तो 6 गो हम तुमको यहाँ दे दिए हैं, इसलिए कि कभी 2 गो भूल भी गया तो कम से कम याद तो रहे। और 4 गो लिख देंगे, 4 में से 2 गो भूल ही गया तो फिर कहाँ से आएगा सही, इसलिए हमने 6 गो यहाँ पर लिख दिए। तो समझ में आया। तो ये तुम्हारा इतना जो था, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन था, जो तुम्हारे इसको काफ़ी नॉलेज बढ़ाएगा। और चैप्टर शुरू होने से पहले ये ज़रूरी है कि इतना समझना। ठीक है, नहीं समझोगे तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगा कि कोशिका कोशिका कहेंगे या कोशिका समझ ही नहीं आएगा। कोई पूछ दिया कोशिका कर रहा है और कोशिका के बताओ तो खोज किसने किया, तो वो भी पता नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन इतना हम तुमको क्या किए हैं, बताए हैं। अब तुम्हारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है क्लास 10th में
ठीक है। क्लास 10th में तुम्हारा पहला चैप्टर का नाम है जय प्रकरम, ठीक है। अब इस जय प्रकरम मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब इस लाइफ प्रोसेस करने के लिए इस चैप्टर को 4 भागों में बांटा गया है। यानी जय प्रकरम को देखा गया है बुक में, तुम सब भी NCERT बुक निकालोगे तो सबका अलग अलग पॉइंट बनाया है कि आप पहले पोषण को पढ़िए, फिर इसके बाद पोषण के बाद श्वसन को पढ़िए, फिर इसके बाद परिवहन को पढ़िए, फिर इसके बाद किसको पढ़िए, उत्सर्जन को पढ़िए। इतना कह रहा है कि सबको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और कोई कोई बुक जैसे साइड बुक में कोई प्राइवेट बुक आता है जो जैसे कि भारतीय वन हो गया, आलोक का हो गया, और भी कई प्रकाशन है, उस सब में देखिएगा तो अलग अलग क्या है चैप्टर बना हुआ है। पोषण एक अलग चैप्टर, श्वसन एक अलग चैप्टर, परिवहन एक अलग चैप्टर, और उत्सर्जन एक क्या होगा अलग चैप्टर। तो ऐसे उसमें क्या किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए कहीं भी हो हमको तो पढ़ना है, ठीक है। अब वही चैप्टर सेपरेट बनल रहता है तो एक जगह पूरा हम क्या पढ़ते हैं, पोषण पढ़ते हैं। तो हम भी उसी तरह ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले तुमको पोषण एक जगह हम तुमको बढ़िया से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जब पोषण का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ लेंगे, तब चलेंगे किस चैप्टर में, श्वसन चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहला नंबर कि ये जय प्रकरम क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है, जय प्रकरम। बताओ तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस याद रहेगा, क्या कहेंगे बताओ तो, लाइफ प्रोसेस। अब यही लाइफ प्रोसेस ये जय प्रकरम है, ये कितनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले तो चैप्टर का नाम जो है स्टार्ट हो रहा है, पहले चैप्टर के बारे में समझो, तब इसके बारे में अंदर समझेंगे कि क्या है। तो पहले तो समझो जय प्रकरम जो है कितने शब्दों से मिला है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला का नाम जैव और दूसरा का नाम प्रकरम। तो जैव का मतलब क्या, तो जीव। बताओ जैव का मतलब क्या होता है, अब प्रकरम का मतलब क्या होता है, क्रियाएं। यानी कि जैव का मतलब याद रखना क्या, जीव। सब जगह जैव का कुछ कुछ अर्थ मीनिंग अलग होता है, लेकिन हम तुमको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी में इसका मीनिंग है जैव का मतलब क्या, जीव। अब प्रक्रम का मतलब क्या होता है, क्रियाएं। तो समझना बढ़िया से कि जैव का मतलब जीव और प्रक्रम मतलब क्रियाएं। तो यानी जैव प्रक्रम में किसके बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़ेंगे। के जीव जो है उसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलो अब हम समझते हैं। तो याद रहेगा जैव प्रकरम कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से। पूछा जाएगा कौन कौन, तो कहना एक जैव है एक प्रकरम। कहेगा जैव का मतलब तो कहना जीव और प्रकरम का मतलब क्रियाएं, ठीक है। अब चलो हम सब बढ़िया से समझते हैं कि जैव प्रकरम क्या है। अब हम समझते हैं कि जैव प्रकरम क्या है, यानी इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी जैव प्रकरम क्या है तो समझना कि वे सारी क्रियाएं, बोला गया ना प्रकरम मतलब क्रियाएं और जैव मतलब जीव। तो इसका मतलब समझो क्या होता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रकरम कहलाता है। याद रहेगा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। यानी कि वो सारी क्रियाएं, यानी वो सारी प्रक्रम ले लो जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण। अब अनुरक्षण नाम वर्ड समझ में नहीं आया होगा। अब अनुरक्षण क्या होता है, तो अनुरक्षण का मतलब होता है इंग्लिश में समझिएगा तो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो याद रहेगा, बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंटेनेंस। याद रहेगा ना। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है, समझ में आ ही गया होगा कि मेंटेनेंस का मतलब हर चीज़ का एक मेंटेनेंस में रखना ज़रूरी है। अब तुम अपना बॉडी को ही मेंटेनेंस में नहीं रखोगे तो तुमको तबीयत खराब हो जाएगा। तुम सब एक साइकिल से आते हो पढ़ने, अब साइकिलों को तुम सब मेंटेनेंस में नहीं रखोगे तो साइकिल तुम्हारा खराब, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर मेंटेनेंस में नहीं रखोगे खराब हो जाएगा। तो जैव प्रकरम वही सिखाता है कि जीवों को क्या रखना है, अनुरक्षण में रखना है। यानी एक जीवों को मेंटेनेंस में रखना है, तभी तुम्हारा लाइफ का प्रोसेस सही रहेगा। यानी तुम्हारा लाइफ तो अभी से स्टार्टे न हुआ है। अब तो तुम सब 10th में गए हो, होशियार बने हो, तो तुम्हारा लाइफ कैसे चलेगा, दिमाग तुम्हारे अंदर में अब दिन पर दिन डेवलप करते जाएगा। तो एक लाइफ का प्रोसेस जो आगे में बढ़ाना है तो तुमको जैव प्रकरम के तरह काम करना पड़ेगा। यानी एक सिस्टमेटिक और मेंटेनेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वे सारी क्रियाएँ जिनके द्वारा जीवों का क्या करे, अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है, जैव प्रकरम कहलाता है। यानी वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या, जीवों का, तो हम सब जीवे न है, हम सब क्या है,
हम सब अपना मेंटेनेंस सही से नहीं रखेंगे तो क्या हमारा जैप प्रक्रम सही रहेगा, मेरा लाइफ का प्रोसेस सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमको मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस में यहाँ पर जो है पोषण, पोषण का मतलब क्या हुआ कि हमको जो खान पीन जो भी होता है खाना पीना, वो हम एक सही ढंग से करेंगे। ठीक है, हम अपना भोजन जो करेंगे वो हमारा सही ढंग से रहना चाहिए। ठीक है, तब अभी होता है बहुत लोग जो भोजन कभी टाइम पर नहीं करता है तो उसका शरीर का मेंटेनेंस खराब हो जाता है। यानी कि तुमको जो भोजन करना है, जैसे कि अब तुम ही सब स्टूडेंट लाइफ हो तो तुम्हारा 3 टाइम बनाया गया है। मॉर्निंग में जब तुम खा के निकलते हो स्कूल के लिए तो 8-9 बजे निकलते हो खा के, उस समय फिर 1:30 बजे तुम्हारा लंच होता है, उस समय भी खाते हो, फिर आते हो तो उस समय खाते हो। तो बताओ दिन भर में लगभग 3 टाइम खाने के लिए कहा गया, तो इससे तुम्हारे शरीर में क्या रहेगा, मेंटेनेंस बना रहेगा। तो ये खाने का भी क्रिया होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि पोषण तुम्हारा सही ढंग से रहेगा, शरीर का मेंटेनेंस बनेगा। अब पोषण कर लेंगे, अगर सांस अगर सही ढंग से मेरा नहीं होगा तो मेरा खाना भी नहीं पचेगा, मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा। याद रखना, जब तुम खाना खा लोगे अगर सांस सही ढंग से ना रहेगा तो तुमको एनर्जी भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। अब क्या है कि परिवहन, परिवहन का मतलब होता है कि हमारा खाना, जैसे कि पहले मुख गुहा में, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब सुना है ना। तो ये जो सुना है तो ये परिवहन, ये क्या है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना। फिर है क्या, उत्सर्जन, फिर क्या है, उत्सर्जन। अब जो भी शरीर में हमारा खाना पीना गया, सांस लिए, परिवहन किए, अब शरीर में खाना पच गया, जब पच गया तो शरीर से उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से वो क्या करेगा, बाहर शरीर से निकलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं। तो यही हमारा शरीर का मेंटेनेंसिंग है। खाना सही से खाओ, सांस सही से लो, परिवहन यानी खाने के बाद थोड़ा टहलना भी चाहिए, हमारा शरीर में थोड़ा सा वर्क रहेगा तो हमारा शरीर थोड़ा बढ़िया से वर्क करेगा। फिर जब खाना सही से खा लिया, परिवहन भी हो गया, सही हो गया, तब हमारा शरीर में क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो यही हमारा मेंटेनेंस है। ये तुम्हारा क्रिया सही रहेगा तब तुम्हारा लाइफ का प्रोसेस एक बढ़िया ढंग से चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम अलग अलग भाग में बांट दिए हैं कि हमको सबसे पहला नंबर चैप्टर कौन पढ़ना है। तो देखो, जैप प्रक्रम को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, क्योंकि यही लाइफ का प्रोसेस हमको बढ़िया करना है। तो यही 4 गो बात पर विशेष ध्यान देना है कि हमको खाना पीना एक सही ढंग में खाना है। ठीक है, श्वसन मेरा सही ढंग से रहे, परिवहन मेरा सही ढंग से हो, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर एक सही ढंग से हो, उत्सर्जन सही ढंग से हो। ठीक है, तो ये चलकर अगर हमारा ये चारों क्रिया सही होगी तो मेरा लाइफ का प्रोसेस सही रहेगा। इसीलिए हम कहे हैं कि जैप प्रक्रम में कितने चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर। वो चारों चैप्टर कौन है, तो पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा कौन है, यही 4 चैप्टर बना हुआ है। यही 4 चैप्टर क्या है। अब यही 4 चैप्टरों को तुम अगर बढ़िया से पढ़ लेगा तब तुम्हारा एक जैप प्रक्रम का पाठ खत्म होगा। तब तुम्हारा क्या होगा, एक जैप प्रक्रम नाम चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा। तो समझ में आ गया। तो पहला चैप्टर कौन है, पोषण। अब चलो यही पोषण चैप्टर को हम क्या करेंगे, अब बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो समझो अब पोषण के बारे में, चलो समझते हैं। किसी भी जीव के लिए बताओ तो जैप प्रक्रम क्या है, अनिवार्य है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका लाइफ प्रोसेस नहीं है, सबका अपना अपना क्या है, लाइफ का प्रोसेस है। तो किसी भी जीव के लिए जैप प्रक्रम क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो खाना नहीं खाता है, सांस नहीं लेता है, परिवहन नहीं करता है और उत्सर्जन नहीं करता है। यानी जैप प्रक्रम का मतलब वो 4 गो चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी जीव के लिए जैप प्रक्रम क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है कि वो जैप प्रक्रम करेगा ही। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था समझना। ठीक है, जैप प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वो तो दे देगा जवाब कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, जैप प्रक्रम। एक बार क्या कहा कि जैप प्रक्रम का वर्गीकरण करें। तब वर्गीकरण का मतलब होता है उस जैप प्रक्रम के क्लासीफाई करो। क्लासीफाई मतलब अलग अलग करो। तो जैप प्रक्रम में कई गो भाग होता है, 4 गो भाग होता है। वह चारों भाग को अलग अलग लिख देंगे, हो गया आंसर। तो जैप प्रक्रम के 4 भाग में लिख देंगे, पोषण, श्वसन, परिवहन और क्या, उत्सर्जन। यही उसका वर्गीकरण हो गया। तो बताओ समझ में आया। तो क्वेश्चन आया जैप प्रक्रम का वर्गीकरण करें तो समझ में आ गया। तो कहना इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं
वही तो इसको वर्गीकरण कहते हैं। तो जय प्रक्रम लिख के और 4 भाग में बांट देना कि पहला क्या होता है इसका पोषण, दूसरा क्या होता है श्वसन, तीसरा क्या होता है परिवहन और चौथा क्या होता है उत्सर्जन। समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा सा समझना कि अब जय प्रक्रम में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या समझना है। बताओ, अनुरक्षण के बारे में समझा है ना कि मेंटेनेंस, जीवों का क्या मेंटेनेंस। तो वही क्वेश्चन बना, क्या बना समझना कि जीवों के अनुरक्षण के लिए किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। यानी आप मेंटेनेंस के बारे में अभी बताए हैं ना कि जीवों के अनुरक्षण के लिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भी जीव अपना मेंटेनेंस लेगा, अपना मेंटेनेंस में रहेगा, मेंटेनेंस करेगा, उसके लिए किन किन प्रक्रमों को क्या करेंगे आवश्यक मानेंगे। कि हम किन किन प्रक्रमों को, किन किन प्रोसेस को हम एकदम आवश्यक मानेंगे कि ये रहेगा तभी जीवों का क्या होगा मेंटेनेंस होगा, यानी अनुरक्षण होगा। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। अब इसी को कभी कभी देखो क्या कहा कि अनुरक्षण क्या है। अब अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस क्या है। तुम जो अपना शरीर को चाहते हो कि मैं अपना शरीर का मेंटेनेंस रखे, अपने साइकिल को मेंटेनेंस रखे, अपना मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस रखे, चाहे कोई भी चीज़ का तुम मेंटेनेंस में रखना चाहते हो, वो मेंटेनेंस है क्या, उसका पूछ रहा है। अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक है, यानी मेंटेनेंस के लिए, जैसे यहाँ था ना कि जीवों के अनुरक्षण के लिए किन किन प्रक्रमों को, किन किन प्रोसेस को आवश्यक मानेंगे, वही बात इसमें भी है कि मेंटेनेंस के लिए कौन कौन क्रियाएं आवश्यक, यानी कौन कौन प्रोसेस क्या है आवश्यक है, कौन कौन सा प्रोसेस आवश्यक है। तो चलो सबसे पहले तो हम अनुरक्षण के बारे में बताते हैं कि अनुरक्षण क्या होता है। चलो समझो अनुरक्षण के बारे में। तो अनुरक्षण क्या है, तो चलो समझते हैं कि अनुरक्षण क्या है, यानी मेंटेनेंस क्या है। समझना बढ़िया से। क्या है कि जीवधारियों में जीने के लिए अनेक क्रियाएं की जाती है। बताओ, कोई भी जीवधारी हो उसके जीने के लिए अनेक क्रियाएं किया जाएगा। यानी हम सब भी जीवधारी हैं, हमको भी जीने के लिए, तुम सबको भी जीने के लिए एगो क्रिया पर निर्भर नहीं रहना होगा, तुमको अनेक क्रियाएं की जाती है, यानी अनेक क्रियाओं पर तुमको निर्भर रहना होगा। यानी कहने का मतलब अनुरक्षण क्या है कि जीवधारियों को जीने के लिए एक चीज़ की जरूरत पड़ता है नहीं, इसके लिए क्या है अनेक क्रियाएं की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं अनुरक्षण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं अनुरक्षण कहते हैं। तो समझ में आया अनुरक्षण क्या है। तो जीवधारियों में जीने के लिए अनेक क्रियाएं की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं। बताओ तो अनुरक्षण का परिभाषा क्या समझा। हाँ, जीवधारियों को, चाहे जीवधारियों में जीने के लिए अनेक क्रियाएं की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं अनुरक्षण कहते हैं। याद हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, जवाब देगा, अगर आएगा तो जवाब दे देगा ना, उसे अनुरक्षण कहते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्न प्रक्रमों को आवश्यक माने। देखो अगला बात यही ना कह रहा था कि अनुरक्षण के लिए किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, यानी अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन सी क्रिया, यानी कौन कौन से प्रोसेस आवश्यक मानेंगे। तो सुन लो कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्न प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। हम अपना मेंटेनेंस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होना चाहिए। तो हम अपना शरीर के, चाहे तुम अपने बॉडी को, चाहे तुम्हारा साइकिल मोटरसाइकिल, कोई भी अन्य बॉडी, कोई भी चीज़ अगर उसको मेंटेनेंस में रखना है तो क्या करना होगा। यानी अगर जीव है, तुम सब जीव हो कि नहीं हो, अगर जीव है तो तुम अपना बॉडी को मेंटेनेंस रखने के लिए क्या क्या करना होगा। तो हमको उसको सबसे पहले अपने बॉडी को मेंटेनेंस में रखने के लिए हमको पोषण करना होगा, यानी खाना बहुत ज़रूरी होगा, और पौष्टिक आहार खाना ही हमको सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो पौष्टिक आहार खाएंगे तो मेरा पोषण की प्रक्रिया सही रहेगा। ठीक है, मेरा खाना, मेरा शरीर अंदर का मेंटेनेंस सही रहेगा, तो पोषण बढ़िया होना चाहिए, पौष्टिक आहार वाला। फिर हमको एक सही ढंग से क्या करना ज़रूरत है, श्वसन। हम श्वसन लेंगे तभी मेरा खाना पचेगा, मेरा एनर्जी शरीर में बनेगा। एनर्जी का जो निष्कासन आगे चलकर पढ़ाएंगे, जब दूसरा का चैप्टर आएगा श्वसन, तो उसमें क्या पढ़ना है कि आप जो खाना खाए हैं तो सांस लेने के बाद आपको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा बना है, यही हमको समझना है। तो श्वसन करने से हमारे शरीर में जो खाना है वो पचता है और एक ऊर्जा मिलता है। इसके बाद है परिवहन। परिवहन तो जानवे करता है कि खाना ही हम सब जब खाते हैं तो शरीर में जैसे मुख गुहा से होते हुए परिवहन करते हुए हमको कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है, एक एक नली से होते हुए जा रहा है। तो क्या है, परिवहन है ना, है एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्या है परिवहन है। फिर जब हमारा परिवहन होता है तो हमें खाना भी पचते रहता है, यानी कहने का मतलब मुख में हम भोजन रखते हैं तो मुख में भी भोजन पचता है। ठीक है,
फिर आगे प्रोसेस होते 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 आमाशय पहुंचता है, आमाशय छोटी आंत होते हैं, बड़ी आंत तक जाता है, तो सब में खाना जाकर पच जाता है। ठीक है, पचने के बाद शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बचता है, वो शरीर से क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तब बताओ, यही सब ना हमको प्रोसेस की ज़रूरत है, ये सब हमको सही ढंग से हो तो मेरा शरीर मेंटेनेंस में है। होगा कि अगर 4 चक्का को ले लो तो उसमें डीजल उस पर रखाता है, पेट्रोल वाला भी गाड़ी आता है, उसमें मोबिल चेंज करना होता है, ये सब चेंज करोगे, सारी पूरा बढ़िया से करोगे तब ना तुम्हारा मोटरसाइकिल एक मेंटेनेंस में रहेगा। अब एक बार तुम मोबिल और पेट्रोल डीजल रख दिया और सोचेगा कि गाड़ी चलते रहे, ऐसा थोड़ी होता है। उसको समय समय पर सर्विसिंग कराना पड़ता है, वही यहाँ पर सर्विसिंग समझो कि ये है तुम्हारा सही। ठीक ना, कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन ये जीव के लिए है। अगर ये सब तुम्हारे शरीर में हो तो तुम्हारा मेंटेनेंस शरीर का क्या करेगा, बना रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या समझ में आया कि किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, तो हम यही 4 गो प्रक्रम को क्या करेंगे, आवश्यक मानेंगे। कौन कौन 4 प्रक्रम है बताओ तो? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अगर हम कहेंगे अनुरक्षण क्या है, तो कहना कि जीवधारियों में जीने के लिए अनेक क्रियाएं यानी अनेक प्रोसेस की जाती है। हमको सबको जीने के लिए एक क्रिया पर निर्भर नहीं है, अनेक प्रोसेस पर हमारे सर पर हमारा सबका बॉडी क्या है, निर्भर है। तो यही हम क्या है, अनुरक्षण इसे वो कहते हैं कि जीवधारियों में जीने के लिए अनेक क्रियाएं किए जाती हैं, इसे कोई क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। तो बात समझ में आ गया। अब चलो अब आगे समझते हैं। बताओ, इतना समझ में आ गया? बताओ तो एक क्वेश्चन का जवाब हमको दो, अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे? तो सीधे बात पहले यही समझना कि अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। हम अपने मेंटेनेंस करने के लिए, हमारा शरीर मेंटेनेंस रहे, इसके लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो इसके लिए हमको वही 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। बताओ तो कौन कौन है? हाँ, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो बताओ, इतना समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो जवाब दे देगा? चलो तब अब आगे बढ़े। ठीक है, तब चलो तो यहाँ समझना। बताओ, इतना समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्या है सजीव। सजीव क्या होता है बताओ तो? हम सब सजीव है कि निर्जीव है बताओ? सजीव के ही क्या कह रहा है कि मुख्य 4 लक्षणों को लिखे। ये भी बिहार बोर्ड के 10th में ये पूछा गया, यानी कि तुम सबको ये एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सजीव यानी तुम कह रहे हो कि हाँ हम सजीव है, तुम्हारा कोई 4 गो लक्षण बताओ जो तुम सजीव हो, यही है क्वेश्चन। निर्जीव जैसे तुम सब बेंच पर बैठे हुए, क्या है, निर्जीव है। तो इस निर्जीव का क्या 4 गो लक्षण हो सकता है? कि ये गति नहीं कर रहा है। सराई जब बैठ के गए हैं, जहाँ तहाँ बेंच था वहीं पर कल भी पड़ा हुआ था, ऐसी है ना। तो इसको क्या कहते हैं, निर्जीव। निर्जीव कोई भी चीज़ अपने से नहीं चलता, वो जहाँ के तहाँ छोड़ दो, वो क्या है, निर्जीव है। इसका मतलब यही है कि निर्जीव गति नहीं करता है। क्या हमको ज़रूरत पड़ता है कि ये 4 गो से 5 आदमी बैठे, बेंच का हाइट बढ़ सकता है? नहीं, वो नहीं बढ़ सकता, यानी वृद्धि भी करेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम सब सजीव है। तो सजीव जो होता है, सजीव में ये सब लक्षण है कि नहीं है? तो ये सब लक्षण है, तो क्या क्या लक्षण है? तो देखो सजीव के मुख्य, देखो मुख्य करके पूछा गया है, तो मुख्य का मतलब होता है मेनली कोई 4 गो तुमको जो दिमाग में है वो लिख दो, जो सजीव का कितना लक्षण होगा, 4 लक्षणों के बराबर हो जाए। तो याद रखना, तो ध्यान रखना, हमको क्वेश्चन क्या कहा है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखें। तो सजीव के मुख्य कितने लक्षण लिखना है, 4। तो हम तुमको 4 नहीं, हम कितना लिख दिए, 6 गो लक्षण लिख दिए। कोई इनमें से तुमको 4 गो अगर कभी भूल भी जाएगा तो 4 गो कम से कम लिख देना। ठीक है, देखो अपना से भी लिख सकते हो कि हाँ हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए हम क्या है, सजीव है। बताओ, बेंच भोजन ग्रहण करता है? नहीं। तुम सब भोजन ग्रहण करते हो तो समझो कि तुम सब क्या हो, सजीव हो। हाँ, हम सांस भी लेते हैं तो हम सजीव है। बेंच सांस लेता है? नहीं लेता है। तो बताओ, सांस लेने वाला भी क्या होता है, सजीव होता है। जो चलना या गति करना, जो गति करता है, जैसे कि देखो हम सब भी क्या कर रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर चलते फिरते हैं, तो बताओ हम सब गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो बताओ हम सब क्या है, सजीव है। बेंच क्या रात में चलता है अपने से? क्या बैठा है क्या अपने से चल के यहाँ चल आएगा? नहीं, वो निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो अंतर से हम तुमको क्लियर समझा देंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो देखो, चलना या गति करना, बताओ ये क्या है, सजीव के लक्षण है। अब बताओ, वृद्धि करना क्या है, वृद्धि करना एवं विकास करना। बताओ, हम अभी तुरंत बताए कि बेंच की कभी ज़रूरत पड़ता है कि 2-4 लड़का और बैठे तो क्या हाइट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि वो वृद्धि नहीं करता, और हम सब कर सकते हैं। तुम सब जिस एज में हो, दिन पर दिन तुम्हारा उम्र बढ़ेगा, तुम्हारा हाइट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो तुम वृद्धि करेगा कि नहीं,
कर सकता है तो तुम वृद्धि और विकास भी तुम्हारे शरीर में अजब तरह के एक विकास उत्पन्न होगा। जो किशोरावस्था में तुम गया है तो तुम्हारे शरीर में एक अलग ही तुम्हारा द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखेगा। तो वो भी हम तुम सबको बायोलॉजी में आगे पढ़ाएंगे। तब वृद्धि और विकास करना, ठीक है। फिर है उत्सर्जन करना, क्या हमारे शरीर में जो खाना पीना जाता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। तो बताओ ये सब किस में लक्षण है कि उत्सर्जन करना किसके में लक्षण है, सजीवों में लक्षण होता है। फिर है प्रजनन करना, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना। तो बताओ ये किसके अंदर में लक्षण है, सजीव के अंदर में भी लक्षण है। लेकिन देखो प्रजनन करना ये सजीव के लक्षण है, लेकिन एक और भी होता है, किन्नर होता है। किन्नर समझते हो, वो किन्नर में याद रखना प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो क्या उसमें नहीं होगी तो क्या वो निर्जीव है, तो किन्नर भी तो एक इंसान है ना। तो बताओ वो भी, तो इसमें जो है ना ये पॉइंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें तो तुम यहाँ पढ़ सकते हो कि प्रजनन करना ही क्या कहलाएगा, सजीव का लक्षण है। लेकिन जब तुम इंटर में जाओगे, इंटर के तुम सब में बायोलॉजी जब पढ़ोगे, इंटर में जाकर बायोलॉजी में पढ़ोगे, उस समय प्रजनन के बारे में कहा गया है कि किन्नर एक ऐसा है जो प्रजनन तो करता नहीं है। तो जब न करता है तो क्या वो निर्जीव हो गया, नहीं, वो भी क्या है, सजीव है। तो इसके बारे में इंटर में पढ़ोगे बढ़िया से, ठीक है। यहाँ सिर्फ यही जान लो कि प्रजनन है तो वो क्या है, सजीव है। लेकिन थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए इस बात को कि किन्नर एक ऐसा प्राणी है जो प्रजनन तो करता नहीं है, फिर भी वो क्या है, सजीव है, ठीक है। तो कुछ कुछ बात को समझना जो इंटर में जाकर उसको पूरा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो बताओ ये सजीव के लक्षण समझ में आ गया। हम कितने लक्षण समझाए तुमको यहाँ, तो सजीव के यहाँ पर हम 6 लक्षण बताए, 6 लक्षण समझ में आ गया। क्या तुमसे एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाएगा तो बना देगा, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम तुमको 6 लक्षण दिए हैं, तुमको कितना लक्षण जवाब दे देना एग्जाम में। अगर 4 पूछेगा 4, 5 पूछेगा तो 5, 2 पूछेगा तो 2 दे देना है। इसी में से समझ में आया ना। पहला नंबर है कि सजीव समझो क्या है, तो सीधे कहना जो पोषण करता है, जो श्वसन करता है, जो परिवहन करता है, जो उत्सर्जन करता है, ये सब जेकरा अंदर में है वो क्या है, सजीव है। जेकरा अंदर में ये सब ना है वो क्या है। अब बताओ, अपना से ही जान गया। अब उसी को बात यहाँ लिख दिया, जो पोषण करता है यानी खाना खाता है, जो सांस लेता है, जो परिवहन यानी गति करता है, जो उत्सर्जन भी करता है, ठीक है, जो वृद्धि विकास करता है, जो प्रजनन करता है, ये सब किसका लक्षण है, तो सजीव का लक्षण है। तो सजीव समझ में आ गया कि सजीव क्या है। आई जब चीज जिसमें न होगा वो क्या है, निर्जीव, एक प्रजनन वाला छोड़ के, ठीक है। क्योंकि किन्नर के अंदर में प्रजनन करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो निर्जीव हो गया, वो क्या है, सजीव है। तो बात समझ में आ गया। चलो अब फिर हम नेक्स्ट बात को समझते हैं कि जब सजीव आप टॉपिक समझा रहे थे, सजीव आप बता रहे हैं, तो कुछ सजीव से क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी के बुक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सजीव से ही क्वेश्चन है, तो समझो सजीव से क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि कोई वस्तु सजीव है। देखो बायोलॉजी को 2 ढंग से भी पढ़ा सकते हैं, टॉपिक से तुमको जो लिख के पढ़ा देंगे, लेकिन वो से अच्छा है कि तुम हर टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर समझते चलो। कि हर टॉपिक को हम टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, पहले तुमको कोशिका बताए, इसके बाद क्या बताए, सजीव के बारे में, ठीक है। तो सजीव में समझो सजीव क्या क्या होता है और सजीव का क्या क्या लक्षण है, और वही सजीव से आज तक क्या क्या क्वेश्चन भी बना हुआ है, एग्जाम से लेकर तुम्हारे बुक तक के क्या क्या क्वेश्चन बना वो भी साथ साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, क्लियर होते जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्प रहेगा कि सर हम टॉपिक पढ़ लिए और क्वेश्चन आंसर पता ही नहीं है कि कैसे हम पढ़े, इसलिए हम तुमको क्वेश्चन आंसर के साथ ही में लेकर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो भी टॉपिक शुरू हो रहा है उसके ऊपर लिखा रहेगा कि हाँ ये टॉपिक हमको स्टार्ट हुआ और आज तक इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बना है और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, वो सारा तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो बढ़िया से समझना, ठीक ना। खाली टॉपिक पढ़ लेने के बाद बच्चे को कन्फ्यूजन दिमाग में रह जाता है कि अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इसीलिए वो सब कन्फ्यूजन दूर होने से पहले ही तुमको हम क्वेश्चन बनाकर पढ़ा दे रहे हैं कि हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एनसीईआरटी प्रश्न और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। और समझो ध्यान से क्या है कि अभी सजीव के बारे में समझा है ना, वही सजीव के है कि कोई वस्तु सजीव है, ठीक, कोई वस्तु मान के चलो क्या है, सजीव है। इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। अब तुमको निर्धारण करना है, तुमको देखना है, कोई वस्तु हम सजीव दे दिए, कोई वस्तु क्या है, सजीव है। हम तुमको कहेंगे कि इसका निर्धारण करने के लिए, तुम इसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये वस्तु सजीवे है, तुम कौन सा मापदंड अपनाओगे, कौन सी प्रक्रिया अपनाओगे, कौन सा उसमें तुम कोई बात कहोगे कि हाँ कहने लगोगे कि हाँ ये सब इसमें दिख रहा है, तो वो क्या है,
सजीव है। तो मापदंड का मतलब यह है कि तुमसे कौन सी प्रक्रिया ऐसा अपनाओगे कि तुम ये बात कह दोगे कि हाँ वो सजीव है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तब बताओ ऐसा कौन मापदंड है जिसका उपयोग करके तुम ये बता दोगे कि वो वस्तु क्या है, सजीव है। वो वस्तु क्या है, सजीव है। तो समझो, ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई वस्तु क्या है, सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए हम निम्न मापदंड का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। हम एगो मापदंड नहीं, हम कई सारा मापदंड उपयोग करेंगे, इसलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, निम्न। निम्न का मतलब होता है हम एक नहीं कई मापदंड अपनाकर उसको उपयोग करके हम ये बता देंगे कि वो वस्तु क्या है, सजीव है। तो चलो पहला बात हम क्या कहेंगे कि अगर कोई वस्तु में, क्योंकि कोई वस्तु कह रहा है, कोई एनीबॉडी कोई वस्तु बोल दिया, तो हम भी आंसर में लिखेंगे अगर कोई वस्तु। ठीक है, तुम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन ये लाइनिंग बना के लिखोगे तो काफ़ी हमको अच्छा लगता है लिखने में, और बच्चा भी पढ़ता है तो उसको ख्याल दिमाग में आता है कि हम कुछ सीखे हैं। तो क्या लिखेंगे, अगर कोई वस्तु में पोषण और श्वसन करने की क्षमता होती है तो वह वस्तु क्या है। अब बताओ, अब बेंच को कहेगा तुम पोषण और श्वसन कर लो तो करेगा, तो कह देंगे वो वस्तु जो है ना निर्जीव है। लेकिन कोई वस्तु तुम्हारे सामने में पोषण करने लगेगा, या ना खाना खाने लगेगा, श्वसन करने लगेगा, सांस लेने लगेगा, तो समझना कि वह वस्तु क्या हो गया, सजीव हो गया। तो बताओ समझ में आया? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो पहला मापदंड समझ में आया कि हम यही मापदंड उपयोग करेंगे कि अगर कोई वस्तु में क्या हो रहा है, पोषण करने की क्षमता है, यानी खाना खाने की क्षमता है, श्वसन मतलब सांस करने की क्षमता है, तो समझ जाएंगे कि वो वस्तु क्या है, सजीव है। ठीक, दूसरी बात लिखेंगे, क्योंकि हम निम्न लिखे हैं तो एक बात नहीं, हम कई बात समझाएंगे। अब तुम्हारा काम है कि अगर 2 नंबर का है तो तुमको हम 2-4 पॉइंट बताएंगे, उनमें से 2-3 पॉइंट क्या करना है, एग्जाम में लिखना। बशर्ते बढ़िया से पहले समझो। ठीक है, बायोलॉजी सब रटोगे तो इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि में वर्डे भारी भारी रहेगा, कोई कोई वर्ड ऐसा रहेगा कि तुमको पढ़ने में भी तकलीफ होगा। तो इसको क्या करोगे, समझ जाओगे तब बुद्धि से तुम अपना काम कर लोगे। ठीक है, दूसरी बात है, अगर कोई वस्तु में परिवहन करने की क्षमता होती है। बताओ, कोई वस्तु को देख रहे हैं, कहेंगे तुम चलो, और चलने लगा, तो हम कहेंगे कि तुम्हारे अंदर में सजीव का लक्षण है। ठीक है, अब जैसे कि अब ये नहीं कहना कि सर कोई गाड़ी है, खिलौना है, उसको हम रिमोट टिप के चला दिए तो सजीव हो गया, नहीं, उसको हमने बैटरी लगा कर उसको हम चलाए हैं, तो ऐसा वाले को क्या कहेंगे, वो निर्जीवे है, वो सजीव नहीं होगा। जिसमें अपने करने की, जैसे कि हम कहेंगे कोई इंसान को कि तुम परिवहन करो, चलने लगा, तो वो वस्तु क्या है, सजीव है। तो ये नहीं समझना कि हाँ कुछ भी को भी हम चला दिए तो समझो वो सजीव हो गया, नहीं। अगर कोई वस्तु में क्या है, परिवहन करने की क्षमता होती है, यानी कि उसमें चलने की क्षमता, जैसे हम सब है, कोई जीव है वो चल रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, तो परिवहन कर रहा है, शरीर में उसका तुम्हारा खून भी है, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, परिवहन कर रहा है। तो बताओ उस समय जो परिवहन करता है तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। उस वस्तु को क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं कि अगर कोई वस्तु वृद्धि एवं विकास करने की क्षमता होती है। अगर कोई वस्तु में क्या करने की क्षमता आ जाए, वृद्धि और विकास, समझना उस वस्तु में क्या करने की क्षमता आएगी, वृद्धि और विकास। अगर हम कोई वस्तु है, देखते हैं कि वो छोटा था, 2 दिन के बाद इतना हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि और विकास का मतलब होता है कि मोटे तगड़े हो रहा है। तो वृद्धि और विकास कर रहा है, जैसे कि पेड़ पौधा भी है, तुम जो लगाएगा तो कुछ दिन के बाद देखना थोड़ा हाइट हो जाएगा, धीरे 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 तना मोटा होता जाएगा। तो बताओ वो सजीव है कि निर्जीव है। तो कोई वस्तु में अगर वृद्धि एवं विकास करने की क्षमता अगर आ जाएगा तो कहना कि वो वस्तु क्या होगा, सजीव होगा। वो वस्तु क्या होगा, फिर है अगर कोई वस्तु में जनन करने की क्षमता होती है। बताओ, अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना, जैसे कि तुम देख केला के पौधा से क्या निकलता है, केला ही है, फिर ऐसे कर कर जो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करे, अपने जैसे ही क्या करे, संतान उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जिसमें जनन करने की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। फिर है, तुमको हम 5 को पॉइंट बना दिए, 2 नंबर में आएगा तो कम से कम 2-3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, अगर कोई वस्तु में उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। अगर कोई वस्तु में किसकी क्षमता आ जाएगी, उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगा। तो बताओ, हम मापदंड को अपनाए, निम्न मापदंड का अपनाते हुए उसका हम बात किए यहाँ पर। तो बताइए समझ में आया। क्वेश्चन क्या था कि कोई वस्तु
सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो हम निम्न मापदंड का उपयोग किए। तो बताओ, समझ में आया? चलो खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है बताओ तो, अगला क्या है? पढ़ो क्वेश्चन कि किसी जीव द्वारा, बताओ। अब अगला क्वेश्चन है सजीवे से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा समझना इस बात को, क्या है कि सजीव यानी जीव, जीव जो होता है वो किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। चलो क्वेश्चन समझना, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन बताओ तो, किसी जीव द्वारा यानी कोई जीव, जैसे तुम सब भी जीव हो, हम भी क्या है? जीव है। हम अपने जीवन जीने के लिए किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा, यानी किन किन कच्ची सामग्री का उपयोग करेंगे, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो बताओ। निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा था कि किसी जीव द्वारा, क्वेश्चन क्या है समझो पहले, तब समझ में इसका आंसर आएगा, नहीं तो क्वेश्चन किसी ईर घाट का ही आंसर बीर घाट का कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं, यानी कोई जीव जीने के लिए किन कच्ची सामग्री का उपयोग करेगा। तब बताओ, सबसे पहले वो क्या चाहिए उसको? भोजन। क्या चाहिए? भोजन। अगर भोजन वो कर रहा है तो कहाँ से ला रहा है, ये तो जानना जरूरी है ना। तब भोजन ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में करेगा। किस रूप में करेगा? कि उसको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में, कि इस सब हम पदार्थ के रूप में हम करेंगे तो हमको शरीर में एनर्जी मिलेगा, तो भोजन के रूप में हो गया। अब बताओ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन। तो भोजन पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब ऑक्सीजन काहे लेता है? तुम सब भी सांस लेते हो, सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं? तो श्वसन जब करते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन क्यों लेते हो? तब बताओ, भोजन पदार्थों का विखंडन, यानी जो तुम भोजन किया है, हम उस समय नहीं बताए थे कि जो भोजन करते हो तो सांस लेते हो तभी तुम्हारा भोजन पचता है। तो भोजन को विखंडन करना यानी कि तोड़ना, उसको पचाना, और उसको पचा के सांस लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। ध्यान रहेगा कि हमको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फिर जल भी लेते हो, जल लेते हो कि नहीं? तो जल लेते हो, तो जल में जल क्यों लेते हो बताओ? तो भोजन के सही पाचन के लिए, क्या करने के लिए? कि भोजन का सही पाचन के लिए। अगर तुम खाना खा लो और पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारा भोजन सही से पचेगा नहीं। तो कहा है कि भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए, और भी सजीव के अंदर में जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, जो भी शरीर के अंदर में जैविक प्रक्रियाएं हैं, उसको सही प्रोसेस के लिए, सही ढंग से उसका प्रोसेस होते रहे, सही ढंग से संचालन करते रहें, इसलिए हम शरीर के अंदर में क्या लेते हैं? जल भी लेते हैं। मेरा शरीर क्या लेता है? जल भी लेता है, और हम जल के रूप में भी हम ये सब काम करते हैं। तो बताओ, ये समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या था? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला क्या है? भोजन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो भोजन क्या है? ऊर्जा के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन क्या क्यों लेते हैं? तो जब भोजन करते हैं तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी एनर्जी बनाने के लिए। जल काहे लेते हैं? तो जब हम भोजन के सही पाचन के लिए एवं जो भी शरीर में और भी जैविक क्रियाएं हैं उसका प्रोसेस सही ढंग से होते रहे, इसके लिए हम अपने शरीर में क्या लेते हैं? जल भी लेते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? पूछा जाएगा, क्वेश्चन जवाब दे देगा। चलो समझ में आया? आगे बढ़े। अब चलो क्या है, तो तुम सब यहाँ जीव सजीव यही सब ना पढ़ रहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब देखा। अब चलो हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये दिमागल क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी प्रश्न है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी है, और तुम्हारे ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है 2012 के टाइम में, ठीक है। अब बहुत लंबा समय हो गया, फिर भी एनसीईआरटी में तुम्हारा प्रश्न है। एनसीईआरटी बुक तुम देखना तो उसमें तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझना कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, यानी हम सब बताओ कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। हमारे शरीर में बहुत कोशिका है। क्या हमारे शरीर में एक कोशिका है? नहीं, हम सब एक कोशिकीय प्राणी नहीं है, हम सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए, यानी हमको बहुकोशिकीय जीव है तो हमको ऑक्सीजनों भी तो चाहिए। बहुत कोशिका है तो हमारा ऑक्सीजन भी तो बहुत चाहिए। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, यानी पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है? विसरण समझते हो? विसरण का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव विसरण प्रक्रिया द्वारा काम करता है। हम सबको विसरण से काम नहीं हो पाएगा। हम सब के लिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए अंग चाहिए। हम सब के लिए क्या चाहिए? अंग चाहिए। अंग रहेगा तो हम एक सही ढंग से हम पूरा तरह से ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है
कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, यानी अपना ऑक्सीजन की जो हमारा आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए विसरण अपर्याप्त है। विसरण क्यों अपर्याप्त है, वही पूछ रहा है। तो हम सब विसरण से काम करेंगे? नहीं, हम सब के लिए चाहिए कि हमको अंग चाहिए। अब अंग क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब कौन सा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है, हम सबको उसकी आवश्यकता अधिक होती है। तो देख लो क्यों विसरण अपर्याप्त है, यानी इससे तो काम चलने वाला नहीं है। ये तो एक कोशिकीय जीव करता है, क्या हम सब जैसे बहुकोशिकीय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही कह रहा है कि क्यों अपर्याप्त है, इनफ, क्यों इनफ है बताइए। तो कहेंगे बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं जो होती है वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है। बताओ, हम सब बहुकोशिकीय जीव है, हम सब का जो शरीर है, जो भी हमारा शरीर है, वो शरीर के जितना समस्त कोशिकाएं जो इतना बना हुआ है वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है। यानी सिर्फ ऊपर वाला ही ना वातावरण के संपर्क में है, अंदर वाला है नहीं है। तो हमारा बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं यानी पूरी कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती है। अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। बताओ, हमारा शरीर पूरा तरह से वातावरण में नहीं है संपर्क में। जिसका शरीर पूरा शरीर जो है वातावरण के संपर्क में रहता है उसी के लिए विसरण होता है। और हम सब के लिए विसरण है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब के लिए पूरा शरीर जो है वातावरण के संपर्क में नहीं है। अगर रहता तो हम विसरण प्रक्रिया द्वारा सांस लेते, ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते। तो बताओ क्यों नहीं कर पाते, समझ में आया? क्योंकि हमारा बॉडी जो है, पूरा बॉडी की जितनी कोशिकाएं हैं वो हमारे इस वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है। तो बताओ, नहीं रहता है तब हमको लिए क्या चाहिए? अंग चाहिए। अंग रहेगा तभी हमारा शरीर के अंग है, तब ना हम शरीर के अंदर में हम पूरा अपना ऑक्सीजन दे रहे हैं। और विसरण वाले को अंग की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पूरा बॉडी किसके संपर्क में रहता है? वातावरण के संपर्क में रहता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन का मतलब दूसरा तरह का आंसर भी समझ लो। ये पूरा तुम्हारा कहानी में लिखा हुआ है, समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इस कारण अपर्याप्त है। इस कारण क्या है? अपर्याप्त है, क्योंकि हमको इतना से काम नहीं चलेगा। इस कारण, तो हम कारण के साथ बता रहे हैं कि इस कारण अपर्याप्त है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती। देखो, एक ही बात कहना, हमारा पूरा बॉडी वातावरण के संपर्क में नहीं है। ऊपर वाला जो भी है हमारा वातावरण के संपर्क में है, लेकिन अंदर का जो अंग है, अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है, अंदर का जो बॉडी का जो भी पार्ट है उस संपर्क में है वातावरण के? नहीं है। उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो बताओ, जब वो संपर्क में नहीं है, यानी बहुकोशिकीय जीवों के सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है, अतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। विसरण है जे बताओ, ऐसा को क्या बहुकोशिकीय जीवों को ये विसरण कर पाएगा? नहीं। विसरण सिर्फ किसको करता है? जिसका बॉडी पूरे वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है, उसके लिए ही विसरण है। लेकिन हम सब के लिए विसरण है? तो हम सब के लिए क्या है? तो हम सब के लिए एक अंग की ज़रूरत है। हम सब के लिए किसका ज़रूरत है? अंग की ज़रूरत है। जैसे नाक है, श्वसन अंग, फेफड़ा श्वसन का अंग का है। तो ये सब जानता है ना। तो यही है हमारा ये बात। तो बात समझ में आ गया कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि ये हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के लिए विसरण से काम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि मेरा पूरा बॉडी जो है वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है। अब विसरण जो होता है वो वातावरण के संपर्क में रहने वाले, पूरा बॉडी जिसका वातावरण के संपर्क में रहता है उसी के लिए वो विसरण है। हम सब जैसे बहुकोशिकीय के लिए वो नहीं है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन उतना वो दे ही नहीं पाएगा। विसरण प्रक्रिया द्वारा वो ऑक्सीजन दे पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बस यही इसका आंसर हुआ। तो बात समझ में आया? तो इतना तुम्हारा बेसिक नॉलेज जीव के बारे में हम तुमको बता दिए। अब तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है? पोषण। कहे थे जैव प्रक्रम में पहला चैप्टर का नाम क्या है? पोषण। तो देखो यहाँ पर क्या है? पोषण। तो अब चलो पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यानी पोषण क्या है? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। देख लो, पोषण वही होता है जो पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद वसा, इसके बाद और बताओ विटामिन, इसके बाद बताओ प्रोटीन, खनिज लवण, यही सब पोषक तत्व है। तो पोषण ऐसे डायरेक्ट ना कहना कि हम भोजन करते हैं उसको पोषण कहते हैं। नॉर्मल किसी को कहने के लिए तो कह देंगे,
लेकिन पोषण का एक अच्छी परिभाषा वही होगा कि जिसमें पोषक तत्व को क्या करेंगे, ग्रहण करके उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वह पोषक तत्व को ग्रहण करके हम अपने बॉडी में उसका यूज करते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। समझ में आ गया? बताओ, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। बात समझ में आ गया कि पोषण क्या है? बताओ तो पोषण क्या है? पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करना। हाँ, बस पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो क्या बढ़िया से समझ में आ गया? पोषक तत्व को ही ग्रहण करना है और उसका क्या करेंगे, उपयोग कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट करके लिखा हुआ है, समझना यहाँ ध्यान से, ठीक है? क्या लिखा हुआ है बताओ तो? नोट करके लिखा हुआ है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात समझो, पोषण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात समझो कि पोषण जो है जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, यही सब क्या है, पोषक तत्व है। हम बताए हैं ना कि पोषक तत्व को ग्रहण करना, क्या बताए हैं कि पोषक तत्व को ग्रहण करना था। आखिर दिमाग में ये तो आया होगा कि पोषक तत्व कौन सब होता है, तो यही है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब जो है क्या है, पोषक तत्व है। इसी सब को हमको क्या करना होता है, ग्रहण करके और उसका क्या करना होता है, उपयोग करना होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। अब समझ में आया? पोषण क्या है? तो पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण में जो तुम पोषक तत्व को ग्रहण कर रहा है, वो पोषक तत्व कौन कौन होता है बताओ तो? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, ठीक ना? तो ये सब जो है खनिज लवण और भी है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट लिखा हुआ है कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, खनिज लवण, ये जितना सब जो सुन रहा है ये सब, ये क्या है, पोषक तत्व है। उसी को ग्रहण करके उसका उपयोग करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। बताओ, कोई ऐसा जीव है जो खाना ना खाएगा? कोई है ऐसा? खाना जरूर कुछ ना कुछ या तो खाने के रूप में या पीने के रूप में जरूर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जीव, यानी इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव है जो क्या करता है, पोषण करता है, यानी कि उसका पोषण अनिवार्य रूप से होता है, यानी वो पोषण करता है। आया समझ में? तो बताओ, प्रत्येक जीव क्या करता है, तो पोषण करता है। उसको पोषण एकदम कंपलसरी है कि वो पोषण क्या करेगा, करेगा ही। तो समझ में आ गया? अब बताओ, ये बात पूरा बढ़िया से समझ में आ गया? नोट पॉइंट क्या है? अब एक क्वेश्चन ही बना दिया तुमको कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। अब हम तुम सबको क्या बना दिए, क्वेश्चन ही बना दिए। जैसे ऊपर से यही ना सुना था कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। अब हम क्वेश्चन ही बना दिए कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, यानी पोषक तत्व क्या है। समझना यहाँ पर ध्यान से कि वे तत्व, बताओ क्या है, बताओ तो पॉइंट क्या है। यानी हम तुम लोगों को यहाँ पर एक जो यहाँ पर तुम पढ़े हो उसके लिए हम एक पॉइंट से क्वेश्चन ही बना दिए कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, यानी पोषक तत्व क्या है। तो चलो अब हम समझते हैं पोषक तत्व को, इसको बढ़िया से, कि वे तत्व क्या है बताओ तो? वे तत्व जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, यानी कि वे तत्व जिससे हमको एनर्जी मिलता है। बताओ, विटामिन, प्रोटीन और वसा, कैल्शियम, इस सब से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है। तो वे तत्व जिससे जीवों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और शरीर की ज़रूरतें, यानी शरीर की जो भी ज़रूरतें हैं उसको क्या होती है, पूरा होती है। यानी शरीर में हमारा जो भी ज़रूरत है उसको क्या करता है, पूरा करता है, उसे ही क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वे तत्व जिससे जीवों की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और शरीर की ज़रूरतें क्या होती है, इससे पूरा होती है। अब तुम्हारे शरीर में ज़रूरत है वसा का, तो तुम वसा वाला पोषक तत्व लोगे। ज़रूरत है प्रोटीन का, तो तुम प्रोटीन वाला जो भी खाद्य पदार्थ होगा वो चीज़ खाओगे। तुम्हारे ज़रूरत है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट जो खाद्य पदार्थ मिलता है उसको खाओगे। तो यही होता है पोषक तत्व, कि वे तत्व जिससे जीवों की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और शरीर की ज़रूरतें को क्या करती है, पूरा करती है, यानी पूरा होती है, उसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो बताओ, समझ में आ गया पोषक तत्व? अब जब तुमको इस शरीर में ज़रूरतें को पूरा कर देगा, जो तुम्हारे शरीर में ज़रूरत था उसको तुम पोषक तत्व लेकर ज़रूरत को पूरा कर दिया,
तो जब पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे बॉडी में कुछ दिखाई देगा, ज़रूर कुछ दिखाई देगा कि तुम्हारे बॉडी में क्या क्या हुआ है। तो हमारे शरीर में क्या क्या होगा, तब मेरा शरीर को समृद्ध करना, यानी मेरा शरीर समृद्ध हो जाएगा, एक अच्छा शरीर हमारा बनेगा जब हम पोषक तत्व को लेंगे। इतना याद रखना कि जब हम पोषक तत्व को लेंगे तो मेरा शरीर को क्या करेगा, ये समृद्ध करना। अब हमारे शरीर में जब कोशिका बनता है तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अब उत्तकों का भी ये क्या करता है, निर्माण करता है। जो तुम्हारे कोशिकाएं टूट गया है, उत्तकें टूट गया है, उस सब का क्या करता है, यानी पोषक तत्व लेंगे तो हमको उसको क्या करेगा, वो निर्माण करेगा, यानी पोषक तत्व ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। समझ में आया। फिर है कि उत्तकों की मरम्मत करना। जैसे तुम सबका कभी कभी हाथ कट जाता है तो दवाई सुइया जब होता है तो उसके बाद वो घाव भर जाता है क्या, तो खाली दवाई सुइया करने से होता है, कुछ खाना भी उसके साथ खाना पड़ता है, पोषक तत्व लेना पड़ता है, प्लस में दवाई सुइया करने के बाद हमको शरीर में घावें भर जाती है, हमारे कोशिका की क्या हो जाती है, मरम्मत होती है, मेरे उत्तकों की क्या हो जाती है, मरम्मत हो जाती है। समझ में आ गया। फिर है शरीर की सभी क्रियाओं को संतुलित करना, यानी हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हैं उस सब को बैलेंस करना। जैसे तुम भूखे ही रहोगे तो चल फिर करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यही तुम पोषक तत्व ग्रहण कर लोगे तो शरीर में ऊर्जा आ जाएगा, तो तुम्हारा शरीर एक बैलेंस में चलने लगेगा। तो यही कहता है कि शरीर की सभी क्रियाओं का संतुलन करना, यानी शरीर में जो भी क्रियाएं हैं उस सब का बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है, पोषक तत्व करता है। तो बताओ पोषक तत्व समझ में आ गया। अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि पोषक तत्व क्या है तो जवाब दे देगा, क्या जवाब देगा बताओ तो हमको, सब जवाब दो। हाँ, क्या बोलेंगे कि वे तत्व जिससे जीवों की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और शरीर की जरूरतें को क्या करती है, पूरा करती है, उसे ही क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे में जरूर लिख देना कि क्या क्या पूरा करती है। शरीर की जरूरतें जब पूरा हो जाती तो क्या क्या होता है, तो शरीर को समृद्ध करना, उत्तकों का निर्माण करना, उत्तकों की क्या करना, मरम्मत करना, शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करना, संतुलन बना के रखना। तो ये भी हमारा इस सब पोषक तत्व से होता है। ठीक है, नोट करके लिखा हुआ है, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये तुमको समझने के लिए है कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम इत्यादि ये सब क्या है, पोषक तत्व है। बताओ ये पोषक तत्व अगर मान के चलो तुम यहाँ जैसे में लिख भी सकते हो कि जैसे पोषक तत्व कौन कौन है, तो यहाँ पर तुम लिख भी सकते हो कि जैसे में क्या क्या है, तो जैसे में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम ये सब क्या है, पोषक तत्व है। समझ में आ गया। इसमें से एक आध गो लाइन लिख देना कि जब पोषक तत्व अगर होता है हमारे शरीर में, जब जरूरतें पूरा होती है तो ये सब काम हो जाता है। ये नहीं भी लिख सकते हो, ये जरूर लिख देना कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, खनिज लवण ये सब क्या है, पोषक तत्व है। तो समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट है कि बताओ जब पोषक तत्व लेता है मनुष्य, चाहे कोई भी जीव लेता है तो उसके शरीर में ज़रूरतें को क्या करता है, पूरा करता है। तो इसीलिए हम अगला पॉइंट बनाए कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी कि हम पोषण करते हैं तो उसी में न पोषक तत्व होता है। तो क्या जीवों के लिए पोषण अनिवार्य होगा कि नहीं। अभी ऊपर पढ़ा है ना कि प्रत्येक जीवों के लिए पोषण क्या है, अनिवार्य है, पढ़ा है ना। अब यहीं पर लगा देगा कि क्यों अनिवार्य है, यानी इसी क्वेश्चन को बना देगा कि क्यों अनिवार्य है। तो 2 नंबर में क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ भी है, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि जब बच्चे कहते हैं, जब बुक में पढ़ते हैं कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, यानी प्रत्येक जीव के लिए पोषण क्या है, अनिवार्य है, तो बच्चों के लिए क्वेश्चन किया गया कि बताइए क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो बताइए क्यों अनिवार्य है। तब बताओ तुम सब भी तो जीवे है ना, तुम सब भी पोषण करता ही है, तुम सब क्यों पोषण करता है, तुम सब के लिए पोषण एकदम अनिवार्य है। तुम सब पोषण नहीं करोगे तबीयत खराब हो जाएगा। आखिर तुम्हारे लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, वही क्यों का जवाब देना। तो बच्चे खुद अपनों से भी उसमें जवाब देंगे। तो देखो हम क्यों करते हैं, हम सब पोषण क्यों करते हैं, तो चलो यहाँ समझते हैं। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। पहला तो एक लाइन सुंदरता क्वेश्चन का आंसर बढ़ा देते हैं कि एक लाइन लिख के कि हम एक और दूगो मतलब के लिए थोड़ी पोषण करते हैं, हम कई मतलबों के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं, यानी कई चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम खाना खाते हैं, पोषण करते हैं। तो इसलिए यहाँ एक लाइन लिख दिए कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। ठीक है, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है जो क्या है, इस प्रकार है। सबसे पहले हम अपने जीवों के संचालन के, यानी जो भी जीव होता है अपना
ओकर जीवन सही ढंग से चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोषण करना होगा। अब जेकरा शरीर पर सही से जो अपना शरीर को पोषण ही नहीं देगा, यानी खाना ही नहीं खाएगा, तो क्या शरीर उसका सही से चल पाएगा, नहीं। तो जीवों के संचालन के लिए हमको पोषण एकदम क्या है, अनिवार्य है। दूसरा नंबर है वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी बताओ, वृद्धि करने के लिए तुम सब अभी जिस क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो इसमें से क्या तुम्हारा ग्रोथ रुक जाएगा, नहीं। तुम्हारा ग्रोथ क्या करेगा, बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या करना है तुमको, पोषण जरूरी है तुमको लेना, और पोषण के साथ कौन, पोषक तत्व। तब तुम्हारा शरीर के सही ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा। कहीं पर कहीं गिर गया, टूट फूट गया, तो क्या उसको ठीक करने के लिए हमको पोषण की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम पोषक तत्व खाते हैं तो मेरा दर्द, चाहे जो भी हमारे घाव बन चुका है, वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तब वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने के लिए, कि सबका अगर हम वृद्धि है, टूट फूट है, तो ये टूट फूट हो गया, ये सबको क्या करने के लिए, रोकने के लिए जीवों की ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। है समझ में, तुम्हारा वृद्धि आगे की ओर बढ़े, कोई भी टूट फूट गया है, उसको रोकने के लिए शरीर में पोषण कैले रहेगा, तब ना तुम बर्दाश्त कर पाओगे। मानो तुम सब पोषक तत्व ग्रहण कर लेगा, ये सब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब होता है, तो ये सब मजबूती प्रदान करता है तुम्हारे बॉडी को। इसीलिए हम पोषण करके रख ले देंगे तो मेरा बॉडी क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। जो ये सब नहीं लेगा उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो थोड़ा भी गिरेगा टूट फूट जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर है ऊर्जा प्राप्त के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। बताओ, हमको एनर्जी लेना है। ठीक है, तुम सब का एनर्जी साफ डाउन हो जाता है, तो तुम सब क्या करते हो, एनर्जी लेने के लिए क्या करते हो, कोई ना कोई खाद्य पदार्थ पर चलते हो, कि हमारे बॉडी में एनर्जी भरपूर मात्रा में तभी बनेगा जब हम कुछ खाद्य पदार्थ को खाएंगे। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कहाँ से मिलेगा बताओ, तो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। यानी उसको कहाँ से मिलेगा, तो पोषण की क्रिया करने से। यानी वो जब खाना उना खाएगा तभी उसको क्या मिल पाएगा, ऊर्जा मिल पाएगा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो बताओ, इतना समझ में आ रहा है। फिर समझना यहाँ पर बढ़िया से कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए, अब बताओ, हमारे शरीर में कोई रोग ना आ जाए, हम बीमार ना हो जाए, इसके लिए अगर हमको बचना है, इस बीमारी से बचना है, रोगों से बचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। यानी खान पीन पर विशेष ध्यान दे रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, मेरा तबीयत खराब नहीं होगा। तो इसीलिए कहता है कि हमारे शरीर में यानी जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो यही है कि हम शरीर को रोगों से बचाने के लिए भी हमको एकदम क्या करना है, पोषण करना है। कोई हमारा तबीयत खराब ना हो, चाहे कोई हमारा बीमारी शरीर में नहीं आए, इसलिए हम पोषण करेंगे। और पोषण में पोषक तत्व जरूर लेना है। ठीक है, पोषक तत्व लेगा तो ही तुम्हारा शरीर को रोगों से क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। तो क्या समझ में आ गया इतना। अगर तुमको ये लाइन भारी लग रहा है तो इसके लिए हम तुमको दूसरी भाषा में भी आंसर दिए कि समझो इस आंसर को, और इसी क्वेश्चन का आंसर तुम इतना में भी लिख दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये तुमको दिए कि ताकि तुम बढ़िया से समझ सको, बढ़िया से कि पोषण के बारे में क्यों कह रहा अनिवार्य है एकदम। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ दे दिए। अगर तुमको लग रहा है कि एग्जाम में हमको टाइम अधिक लग जाएगा, ठीक है, अगर हमसे कुछ छूट जाएगा, याद न रहेगा, तो तुम्हारे लिए हम दूसरा भी बात लिखे हैं, इसी का है, हम दूसरे तरह से लिखे हैं इसका आंसर। तो समझो क्या है क्वेश्चन, कि जीवों के लिए क्या है क्वेश्चन, कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो हम क्या कहे थे कि आंसर की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। तब बताओ क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के संचालन के लिए, कि हमारा शरीर, हमारा जीव, जो भी जीव है, अपना जीवन को चलाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए, चाहे अपना जो भी हमारा शरीर में बॉडी है, जो भी हमारा बॉडी है, वो बढ़िया से चले, इसके लिए हमको क्या करना है, पोषण करना एकदम ज़रूरी है। जो भी हमारा शरीर है, हमारा शरीर सही ढंग से वर्क करे, इसके लिए हमको पोषण करना क्या है, एकदम अनिवार्य है। आ गया समझ में। तो पहला नंबर क्या लिखोगे, जीवों के संचालन के लिए। दूसरा नंबर बात क्या लिखोगे, कि शारीरिक विकास के लिए। अब बताओ, अब जिसका खान पीन बढ़िया रहता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व जिसका बढ़िया रहता है, उसका शरीर का विकास जल्दी होता है।
शरीर का एक सही ढंग से विकास होता है, नहीं तो अधिक उम्र पर भी पतले दुबले लगेंगे, लगेगा कि ये तुम्हारा जो है ना शरीर जो है ना साफ खराब हो गया, ऐसे तुमको देखने को लगेगा। ठीक है, तो वही कहता है शारीरिक विकास के लिए, यानी शरीर का विकास हो तो हमको पोषक तत्व लेना एकदम क्या है, जरूरी है। पोषक तत्व लेंगे तो मेरा शरीर का क्या होगा, विकास होगा। क्या बात समझ में आया इतना? फिर है शरीर को रोगों से बचाने के लिए, शरीर को किससे बचाना है, रोगों से बचाने के लिए। तो यहाँ भी बताए थे ऊपर भी कि अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व सही ढंग से रहेगा तो हम सब रोग से लड़ सकते हैं, हमारा वो रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगा और हम कभी भी तबीयत हमारा खराब नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवों के लिए पोषण एकदम क्या है, अनिवार्य है। तो बताओ किस किस के लिए अनिवार्य है, क्या क्या चीज़ें के लिए? तो जीवों के संचालन के लिए, शारीरिक विकास के लिए, शरीर को रोगों से बचाने के लिए, टूट फूट ये सब वृद्धि को क्या करने के लिए, हम बताए ना, टूट फूट को रोकने के लिए भी, याद रखना कि टूट फूट के रोकने के लिए भी हमको एकदम क्या ज़रूरत है, पोषण जरूरी है। तो बताओ समझ में आ गया इतना? तो लिख सकते हो इसका आंसर, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तुम सबको, अब यहाँ समझा दिया, आएगा तो फिर जवाब दे देना। ठीक है, फिर देखो इसी से रिलेटेड, यानी पोषण पढ़ रहे हो ना, पोषण ने स्टार्ट है, तो पोषण से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बना वो समझ लो। क्या क्वेश्चन बना, एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जीवधारियों में, जीवधारी किसको कहते हैं, हम सब क्या है, जीवधारी ना है। तो जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? अब बताओ, वही बात आ गया कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, बात वही है, बस अरे पूछे के तरीका बदल दिया। यही होता है, पढ़ना उतना ही है जितना तुम्हारे बुक में है, टॉपिक है बना हुआ, बस तुम किस ढंग से पढ़ रहे हो, किस समझदारी से पढ़ रहे हो, यह समझदारी बायोलॉजी में दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब हम तुमको नॉर्मल पोषण पढ़ा के उसके बारे में डिटेल पढ़ा कर भेज देंगे, और एग्जाम में उसी को तरह तरह से अलग अलग घुमा घुमा के उसी बात को पूछता है। अब यहाँ पर ही पढ़े हो कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे कह रहा है कि जीवधारियों में, मतलब हमसे क्या है, तुम सब क्या हो, जीवधारी हो ना हो, तुम सब क्या हो बताओ तो, जीवधारी हो। तो जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? अब बताओ, अभी तुरंत ना क्यों अनिवार्य है, वही बात है। कोई 5 कारण लिख दो, तब बताओ, हम यहाँ 4 कारण लिख भी दिए हुए थे ऊपर, ऐसा ही कोई अपना से कोई और दिमाग लगाओ कि हाँ सर ये भी तो हो सकता है कि हम ये काम करने के लिए हमको पोषण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम तुमको 4 तो बता ही चुके हैं। ठीक है, एगो और तुम कोई निकाल लो अपना दिमाग से समझ के, और तुम बताओ उसका कि वो कारण है कि नहीं, तो बताओ यही चीज़ है। तो क्वेश्चन वही है जो ऊपर हम पढ़ाए, पूछने के तरीका बदल दिया कि जब जीवधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है बताओ तो, यही ना है कि जीवों के संचालन के लिए है, शारीरिक विकास के लिए है, शरीर को रोगों से बचाने के लिए है। फिर यहाँ है तुम सबकी है कि वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषण नहीं करने से मिलेगा। फिर है कि अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो कोई खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये चीज़ है, तो समझ में आया, तो ये सब है। तो चलो इसका भी आंसर हम कोई 5 कारण बताते हैं कि क्या है। ठीक है, अब चलो समझते हैं। तो चलो अब इसका कोई 5 कारण जो बोला गया था लिखने के लिए, अब हम 5 कारण दे दिए हैं। थोड़ा सा लेंदी तो लगेगा ही कि इतना बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में बढ़िया से समझ लो, और समझ लेगा तो तुम सब इसके बारे में जवाब अपना से भी दे सकता है। बताओ पहला पॉइंट क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कि अगर हमको जीवधारियों में जीने के लिए पोषण अनिवार्य या इसका आवश्यकता, यही ना हम बता रहे हैं। तो समझना पहला पॉइंट क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी हमारे शरीर में एनर्जी का उत्पादन हो, इसके लिए हम पोषण करते हैं। जैसे कि जैविक क्रियाओं, देखो इसके बारे में क्या लिखे हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए, कि जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताओ जैविक क्रियाओं करने के लिए क्या करना है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवधारियों की यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। हम सब जीवधारी है कि नहीं, तो हम सबको यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, तो भोज्य पदार्थ के ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। बताओ हम सब भोज्य पदार्थ खाते हैं, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो खाने से थोड़ी एनर्जी मिल जाता है, खाते हैं शरीर के अंदर जाता है और ऑक्सीजन ओकरा खंडी खंडी में तोड़ देता है, विखंडन कर देता है, तोड़ देता है, तब जाके हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि खा लेना मतलब कि नहीं कि हमारा एनर्जी मिल गया। खाने के बाद हम सांस भी तो लेते रहते हैं ना, खाते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। हमारे पेट में हमारा जब भोजन जाता है तो भोजन जाने के बाद ऑक्सीजन उसको खंड खंड में तोड़ता है,
और तोड़ने के बाद उस भोज्य पदार्थ से क्या निकलता है? तोड़ने के बाद वो टूटने वाला भाग से क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो बताओ ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको तो बताओ पोषण करना एकदम जरूरी है। दूसरी बात है कि शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की क्या टूट फूट की क्या करने के लिए, कि हमारा टूट फूट गया है तो हमको उसको क्या करना है? मरम्मत करने के लिए भी तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगा? पोषण की ज़रूरत पड़ेगा। तो समझो विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर के ऊतकों की टूट फूट होती रहती है। बताओ कोई भी काम हम कर रहे हैं तो इसमें भी चाहे कहीं पर गिर गए, चाहे हमारे शरीर के अंदर में भी ऑटोमेटिक कुछ ऊतक सब है ना टूटते रहता है। ऊतक मेरा क्या होता है शरीर में? टूटते रहता है। इन सब का अगर हमको मरम्मत करना है तो क्या ज़रूरत है? पोषण की आवश्यकता होती है। बताओ देखने में बड़ा सा लग रहा है, पढ़ के देखो तुमको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा है ही नहीं, पढ़ने में तुमको लग रहा बहुत ईजी है। पढ़ के देखो पहला क्या था? ऊर्जा उत्पादन के लिए। समझ में आ गया? ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या करेंगे कि हम भोज्य पदार्थ को खाएंगे, यानी खाद्य पदार्थ को खाएंगे और ऑक्सीजन उसको विखंडन करेगा, तो इससे हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। दूसरा है शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए। अब शरीर में हमारा है कि हमेशा ऊतकें टूटती रहती है। शरीर में कोई उल्टा पुल्टा क्रिया हो जाती है हमारे शरीर से, तो उसमें भी हमारा क्या हो जाता है? ऊतक सब टूटते रहता है। तो उसका क्या करना है? मरम्मत करना है। तो मरम्मत करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगा? पोषण की ज़रूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वृद्धि के लिए बताओ तुम सब अभी जिस उम्र में इतना ही वो रह जाओगे, इससे हाइट बढ़ेगा, शरीर भी फैलेगा। तो ये क्या है? वृद्धि के लिए। तो वृद्धि के लिए यानी नए जीव द्रव से नई कोशिकाएं बनती है। देखो हमारे शरीर में नए नए जीव द्रव से नई नई क्या बनती रहती है? कोशिकाएं बनती रहती है। नए नए जीव द्रव से नई नई क्या बनती रहती है? कोशिकाएं बनती रहती है। इनमें जीवों की क्या होती है? यही से हमारे जीवों में क्या होती है? यानी हम सब जीव है। तो तुम सब ये बात सोच लो, आज के बाद ये समझ लो कि हमारे में वृद्धि कैसे होता है। तो हम सब में नए नए जीव द्रव से नए नए क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है। इनमें से जीवों की क्या होती है? यह सबसे जीवों की क्या होती है? वृद्धि होती है। तुम भी देखना आज के बाद तुम सब 2 साल के बाद तुम्हारा जिस उम्र में अभी हो और 2 साल के बाद और इस समय का हाइट है उस समय का हाइट में तुम कंपेयर करना, जरूर तुम्हारा हाइट बढ़ जाएगा। चाहे तुम शरीर में थोड़ा सा मोटेपन हो जाओगे, शरीर जो है ना तुम्हारा वृद्धि और विकास कर जाएगा। तो तुम समझ जाना कि हमारे सही में जीव द्रव से नई नई क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है। और इन्हीं कोशिकाएं से, इन्हीं जीवों से हमको क्या होती है? वृद्धि होती है। बताओ समझ में आ गया? फिर अगला है चौथा नंबर, उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण करने के लिए। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के क्रियाओं को क्या करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए। मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छी बात होता है कि अगर मेटाबॉलिज्म तुम्हारा सही रहेगा तो तुम सब पढ़ने लिखने में एकदम मन लगेगा। यह बूस्ट करना है हमको शरीर में, ठीक है। तब भोजन को पचाने तथा श्वसन आदि उपापचय क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती है। देखो हमारे शरीर में हर समय कुछ क्षण क्षण जो है कभी निर्माणकारी क्रियाएं होती है तो कभी विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है हमारे शरीर के बॉडी के अंदर। तब भोजन को पचाने तथा श्वसन आदि उपापचय क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं को संपन्न होने में तथा इन क्रियाओं में नियंत्रण के लिए ऊर्जा की क्या होती है? ठीक है। तो खान पीन पर विशेष ध्यान देना और पोषक तत्व ही ग्रहण करना है, ठीक है। तुम सब जिस उम्र में भी घूम रहे हो, चल रहे हो, पढ़ रहे हो, मन लगाकर कर रहे हो, इस उम्र में तुम पोषक तत्व पर विशेष ध्यान दो, जो पोषक तत्व बताए हैं। तब तुम्हारा देखो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में सब में मन लगेगा, ठीक है। तो इस मेटाबॉलिज्म को हमको क्या करना है? बूस्ट करना है। तो यही काम करना होगा। फिर है बताओ पोषण क्यों जरूरत है? तो शरीर को रोगों से बचाने के लिए। बताओ एक पॉइंट ये भी लिख दिया, 5 कारण कहा था ना, तो एक पॉइंट लिख दिया शरीर को रोगों से क्या करने के लिए? बचाने के लिए भी ये काम हमको एकदम क्या है? जरूरी है। तो बताओ समझ में आ गया? तो इस तरह से आज अगर तुमको ये भारी लग रहा है तो तुम अपनों से भी पढ़ लिया ना, समझ लिया ना, तो अपने से में भी इसमें तुम पॉइंट बना कर अपने से भी कुछ कुछ लिखना, ठीक है। समझ में आया है? पहले ये बताओ। तो समझ में जब आ गया तो अपने से भी कुछ कुछ इसमें बात लिखना। और लग रहा है कुछ और हार्ड लग रहा है तो हम तुमको पीछे भी 4-5 कारण बताए थे ना, वो भी तुम लिख सकते हो इसके आंसर में, ठीक है। तो हमको तो ना लग रहा है कि ये भारी है, तुम पढ़ के देखा है, समझा है, तो बहुत अच्छा तो आंसर है। बस कुछ कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ भारी है, तो करना क्या कि 2-4-5 पॉइंट बताए हैं पीछे लाइन वाला, 1 लाइनर में, वही तुम लिख देना तो वो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बताओ समझ में आ गया? तो आज का क्लास अब यहीं तक रहेगा।
इतना तुम लोग क्या करना, याद कर लेगा। बताओ याद हो जाएगा इतना? तो आज तुम्हारा क्लास क्या हो गया, एंड हो गया, आज इतना ही, ठीक है। अब कल तुम सबको आगे का पढ़ाएंगे, पोर्शन पढ़ लिया। अब तुम सबको नेक्स्ट पॉइंट है समझना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। क्या है कि पोषण के प्रकार, याद रखना क्या है, पोषण के प्रकार। यानी कि अब पोषण जो तुम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में तुमसे देखा है कि पोषण क्या है, अब ये पोषण के बारे में समझ लिया। अब हम चलेंगे कि क्या, कि पोषण के प्रकार। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास चलेगा क्या, बताओ तो, पोषण के प्रकार। तो तुम सब थोड़ा बढ़िया से पोषण के बारे में एक अच्छा नॉलेज लेकर आना घर से, और पोषण के प्रकार भी तुमसे क्या करना, बढ़िया से पढ़ लेना, ताकि हम कल जब पढ़ाएंगे पोषण तो थोड़ा बढ़िया से क्या करेगा, समझ में आएगा। तो समझ में आ गया इतना क्लास? तो चलो आज भर इतना।